जय हिंद साथियों। आज हम लोग आयकर निकालना सीखेंगे। देखिए, ये हमने बनाया है चार्ट जो है ये अकाउंटिंग ईयर 2022-23 के लिए और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए, अर्थात जो इस वर्ष 2023 में आयकर आकलन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सरल भाषा में हमने यहाँ पर चार्ट प्रिपेयर किया है और इस चार्ट की सहायता से आप आयकर निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझाएंगे आपको। जैसे मान ले किसी की टोटल इनकम जो है 13 लाख रुपए है। टोटल इनकम में क्या क्या चीज जोड़ी जाती है ये देख लेते हैं हम लोग। बेसिक पे जोड़ा जाता है, डीए जोड़ा जाता है, एचआरए जोड़ा जाता है, बोनस जो दिवाली पे बोनस मिलता है वो जोड़ा जाता है, और डीए एरियर्स जोड़ा जाता है जो कि साल में 2 बार मिलता है, जनवरी और जुलाई के महीने में। तो ये सारा जोड़ करके किसी व्यक्ति का, किसी सैलरीड पर्सन का, यहाँ पर सैलरीड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो किसी सैलरीड पर्सन का टोटल इनकम बनता है, मान लेते हैं 13 लाख रुपए। अब इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आयकर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे पहला जो सेगमेंट होता है उसमें से अपनी इनकम से हम घटाते हैं। अब क्या क्या घटाते हैं? जैसे एचआरए, मकान किराया भुगतान घटाते हैं। यहां पर मकान किराया अर्थात अगर कोई व्यक्ति रेंट पर रहता है और वो रेंट पेड करता है तो ऐसी स्थिति में जो है एचआरए घटाया जाएगा। ये धारा 10(13)(a) के तहत, आयकर की धारा 10(13)(a) के तहत घटाया जाता है, तो ये घटाया जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने होम लोन ले रखा है। अब जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है उनका एचआरए नहीं घटेगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मकान है, अपने मकान में रहते हैं, तो उनका एचआरए नहीं घटेगा। लेकिन जो अपने मकान में नहीं रहते हैं, जिनका अपना खुद का मकान नहीं है, वो एचआरए घटाएंगे। और होम लोन पर जो ब्याज है, इस पर देखो, होम लोन पे एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक ब्याज होता है, तो यहां पर ब्याज घटेगा। जब आप होम लोन का स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो उसमें 2 सेगमेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट का होता है और दूसरा ब्याज का होता है। तो ब्याज पर अधिकतम 2 लाख ब्याज तक घटा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस एक व्यक्ति की जो है ब्याज 50,000 रुपये पड़ती है, इसने होम लोन ले रखा है और इस ब्याज भरता है साल भर में 50,000 रुपये, तो यहाँ 50,000 इस 13 लाख में से घटा देंगे। और इसके अलावा आजकल जो है बच्चे एजुकेशन लेते हैं तो उस पर बहुत सारे गार्जियंस उच्च शिक्षा पर लोन लेते हैं, तो ये भी, इसके भी ब्याज को हम घटा देंगे यहाँ पर। और इसमें कोई लिमिट नहीं है। मान ले 3 लाख का ब्याज अदा किया किसी व्यक्ति ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर, तो ये 3 लाख पूरा घटा देंगे। तो इस तरीके से ये पूर्ण मुक्त है, पूरी तरीके से पूरा ब्याज घट जाएगा। अब मान लेते हैं इस एक्स व्यक्ति की जो है आय में 13 लाख रुपए में से होम लोन का ब्याज 50,000 घटा दिया गया, तो 12,50,000 इसकी यहाँ पर टोटल इनकम बची। अब यहाँ पर फिर जोड़ना है, नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? अन्य स्रोत से जो आय है उसे जोड़ना है इसमें। जैसे एनएससी पर ब्याज, और अगर मान लो शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं और बोर्ड में मूल्यांकन करते हैं कॉपियों का, तो उसमें पारिश्रमिक मिलता है। तो ये सारी स्रोत से आय जो है हम इसमें जोड़ देते हैं। मान लेते हैं इस व्यक्ति की कोई अन्य स्रोत से आय नहीं है, तो 12,50,000 इसकी इनकम बचती है यहाँ पर होम लोन पर ब्याज को घटाने के बाद में। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन किया गया है 50,000 की, जिसे 16(1)(a) के तहत घटाया जाएगा। जो नियम है, आयकर नियम 16(a) के तहत इसे घटाया जाएगा 50,000। ये सभी जितने भी सैलरीड पर्सन है सबकी सैलरी में से 50,000 घटेगा, तो 12.5 लाख में से 50,000 घट गया, तो उसकी आय बची जो है 12 लाख रुपए। अब यहाँ पर 80C के तहत बचत होती है। 80C के तहत बचत सभी लोग जानते हैं, इसमें कई चीज होती है जिसमें लगभग 1.5 लाख तक, मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख तक बचत घटाई जा सकती है। अगर किसी की बचत 1,70,000 है तो उसमें भी मतलब बचत आपको सिर्फ 1.5 लाख तक ही छूट मिलेगी। तो यहाँ पर 1.5 लाख की तक बचत पर आपको कुछ सेगमेंट है जिसमें से आप इसको, जैसे मान लेते हैं इस व्यक्ति की हम गणना कर रहे हैं और ये व्यक्ति जो है एनपीएस में आता है, तो इसकी जीपीएफ नहीं है। जीपीएफ अगर पुराना व्यक्ति होगा जो कि ओल्ड पेंशन में आएगा तो उसका जीपीएफ भी कट रहा होगा, तो उसका कुछ जीपीएफ हो सकता है, यहाँ पर जीपीएफ हमने नील दिखाया है। और जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस जो है स्कीम होता है, उसके तहत मान लेते हैं इस व्यक्ति की जो है साल भर में जो ग्रुप इंश्योरेंस 2,000 जुड़ करके आया, और मान लेते हैं इस व्यक्ति ने LIC प्रीमियम जमा कर रखा है जो कि साल भर का 48,000 रुपये आ रहा है मान लेते हैं। और होम, जैसा कि होम लोन ले रखा था, मैंने बताया था होम लोन के 2
सेगमेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यहाँ पर घटाया जा चुका है 50,000, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट घटाया जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं 50,000 रुपए है इसकी, तो 50,000 रुपए यहाँ पर जो है इस 80C के तहत जो है इसमें घटेगा। और मान लेते हैं इसके बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है उसकी ट्यूशन फी मान लेते 30,000 रुपए, 2 बच्चों तक जो है ये ट्यूशन फी पर छूट मिलती है, मैक्सिमम 2 बच्चे। अगर 3-4 बच्चे हैं तो उसमें सिर्फ 2 ही बच्चों का मिलेगा। तो मान लेते हैं ट्यूशन फी दोनों बच्चों का 30,000 रुपए आ रहा है, तो यहाँ पर 2,000 ये, 48,000 ये, 50,000 हो गया। और 50,000 जो है लोन, होम लोन पर प्रिंसिपल अमाउंट था जो, तो 1 लाख हो गया। 30,000 ट्यूशन फी हो गया, 1,30,000 हो गया। अब मान लो ये एनपीएस में आ रहा है, तो एनपीएस 80CCD के तहत मान लेते हैं इस व्यक्ति के पास एनपीएस की बचत 50,000 की हो रही है और यहाँ पर 1.5 लाख तक ही बचत हमको दिखाना है। तो ये क्या करेगा, चालाकी से यहाँ पर जो है 50,000 नहीं जोड़ेगा, उस 50,000 में से 20,000 जोड़ने पर ही इसका 1.5 लाख पूरा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये 20,000 यहाँ जोड़ेगा। तो और इसके अलावा इस सेगमेंट में एजुकेशन लोन प्रिंसिपल, जैसे कि हमने यहाँ बताया था, एजुकेशन लोन पर ब्याज यहाँ घटेगा मतलब पूरे इनकम में से, और यहाँ पर जो है इसके प्रिंसिपल अमाउंट्स घटेगा। मान लो इन्होंने एजुकेशन लोन नहीं ले रखा है तो ये नहीं घटेगा। इसके अलावा पीपीएफ है, एनएससी है, एफडी है, फिक्स डिपॉजिट जो कि कम से कम 5 वर्ष का होना चाहिए। तो ये सब स्रोत हैं जिसके तहत 80C के तहत बचाया जा सकता है। तो लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट सीमा सिर्फ 1.5 लाख ही है। ये सारा अगर हम जोड़ते हैं 2,000, 48,000, 50,000, 30,000 और 20,000, तो ये 1.5 लाख आ जाती है। आप जोड़ेंगे। अब यहाँ पर ये इसकी आय थी 12 लाख, तो 12 लाख में से 1.5 लाख घटा देंगे तो 10,50,000 आएगा जो कि टैक्सेबल इनकम है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम एनपीएस 50,000 थी और उन्होंने यहाँ पर 20,000 डिडक्ट किया था, अभी भी 30,000 बच रही है, तो कम से कम मतलब हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम 50,000 तक एनपीएस में 80CD 1B के तहत छूट ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास 30,000 ही बचा है, तो इस 30,000 को भी हम इसमें अपनी इस टैक्सेबल आय में से घटा देंगे। तो इसमें से घटाएंगे तो 10,20,000 बचेगा। इसके अलावा अन्य कटौतियों में आप मेडिकल इंश्योरेंस बहुत लोग लिए होंगे 80D के तहत। अब मेडिकल इंश्योरेंस में अगर मान लो एडल्ट है तो 25,000 तक छूट होगी। मान लो मियाँ बीवी और बच्चों का करा रखा है तो 25,000 तक हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन अगर मान लो बुजुर्ग माँ बाप का भी करा रखा है तो फिर 50,000 तक आप छूट ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी छूटें घटा करके मान लिया इसके पास केवल एनपीएस का 30,000 बच रहा था, तो उसे घटाएंगे 10,50,000 में से, तो यहाँ पर टोटल टैक्सेबल इनकम हमारा 30,000 घटाने के बाद 10,20,000 बचता है। अब इस 10,20,000 पे ही हमको टैक्स की गणना करनी है। तो आगे चलकर देखते हैं हम लोग टैक्स की गणना किस तरीके से करेंगे। तो अब हम लोग करते हैं आयकर की गणना। देखो हमको प्राप्त हुआ था टैक्सेबल इनकम 10,20,000। अब इसके 10,20,000 पर टैक्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के जो है टेबल दिए हुए हैं। 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा 0%, और 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% टैक्स देना पड़ेगा, और 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक 20% टैक्स देना है, और 10 लाख से अगर अधिक इनकम है तो 30%। अब देखो यहाँ 10,20,000 टोटल टैक्सेबल इनकम आया है, तो यानी ये 30% तक ये बंदा आएगा। तो इसमें यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 से 2.5 लाख तक तो छूट है। फिर 2.5 लाख से 5 लाख, अर्थात 5 लाख में से 2.5 लाख घटा देंगे तो जितना आएगा उस पर 5% निकालेंगे। तो 5 लाख में 2.5 लाख घटाएंगे तो 2.5 लाख आएगा, और 2.5 लाख पे 5% बनेगा 12,500, तो 12,500 यहाँ लिख देंगे। अब बाकी का इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है, तो 10 लाख में से 5 लाख घटा देंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 5 लाख। तो 5 लाख में 20% निकालेंगे तो 1 लाख आ जाएगा, तो यहाँ 1 लाख लिख देंगे। अब 10 लाख से अधिक हमारे पास इनकम क्या बचता है, तो 10,20,000 में से हम 10 लाख घटा देंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 20,000। तो 20,000 पे हम निकालेंगे 30%, 20,000 पे 30% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6,000। तो इस तरीके से 12,500, 1 लाख प्लस 6,000, इन तीनों अमाउंट को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारे पास टोटल टैक्स आएगा 1,18,500।
तो 1,18,500 ये टैक्स देना है। लेकिन अभी नहीं, इससे और ज्यादा देना है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर 4% एजुकेशन सेस लगा रखा है। सरकार ने इस टोटल टैक्स पर 4% एजुकेशन सेस लगा रखा है, तो ये बर्डन और बढ़ जाएगा। तो इस 1,18,500 पे हम 4% निकालेंगे तो 4,740 रुपये आएगा। तो इस 1,18,500 के टोटल टैक्स में हम जोड़ेंगे 4,740 रुपये। तो ये अब हमारा बनेगा टोटल टैक्स जो है। तो टोटल टैक्स पेएबल हमारे पास बन रहा है 1,23,220 रुपये। जब इसको जोड़ दोगे तो 1,23,220 रुपये आएगा। अब मान लेते हैं, चूंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ टैक्स कटाते रहते हैं, जिससे लास्ट में आकर के एकदम से इतना बर्डन ना रहे कि पता चले फरवरी के महीने में सैलरी ही ना मिले। हमारे साथ यही हो रहा है, हमने कटाया था लेकिन इतना ज्यादा नहीं कटाया था कि फरवरी की सैलरी 0 रहेगी, बल्कि माइनस में चला जाएगा, जेब से और जमा करना पड़ेगा टैक्स। तो यहाँ पर मान ली इस बंदे ने जो है हर महीने 5,000 रुपये जमा किए, 11 महीने जनवरी तक उसने जमा किए, जो कि टोटल इनकम उसने टैक्स जमा किया 55,000 रुपये। तो ये 55,000 रुपये जो टोटल टैक्सेबल टोटल पेएबल टैक्स है 1,23,220, इसमें से 55,000 घट जाएगा, तो फरवरी के महीने में जमा करना पड़ेगा 68,240 रुपये। तो इस तरीके से हम अपने आय कर को आकलित कर सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से मैंने यहाँ पर समझाया है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा और अपना आयकर स्वयं भर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा निःशुल्क बच्चों को हम ज्ञापन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिविल की तैयारी में करवाते हैं, और यहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, इतिहास के, भूगोल के, संविधान के। अगर कोई भी आपका पाल या आपका बच्चा या आपका कोई नियर डियर तैयारी करना चाहता है तो हमारे इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकता है। जय हिंद। जैसा कि आप सबको पता है, आज ये गेस्ट स्पेशल एपिसोड है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप 6 क्लास में पढ़ते हैं ना? यस सर। आप 6 क्लास के स्टूडेंट हैं जो कि डॉक्टर कर्ण सिंह इंटर कॉलेज रैले में पढ़ते हैं। यस सर। तो इस खेल के कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, मैं बता दूं, ध्यान से समझना। आपके सामने 1 से लेकर के 11 तक प्रश्न आएंगे, ठीक है, और 2 पड़ाव मिलेंगे इसमें, प्रश्न नंबर 3 पर और प्रश्न नंबर 6 पर। और प्रश्न नंबर 3 तक आपको 45 सेकंड मिलेंगे, और प्रश्न नंबर 3 के बाद अर्थात 4 से लेकर के और 6 तक आपको 60 सेकंड मिलेंगे, और 60 सेकंड के बाद फिर समय आपका है, यानी टिकटिकी महोदय है जो चलती रहती है, टिक 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 टिक, वो खत्म हो जाएंगी प्रश्न नंबर 6 के बाद में। और कभी भी दिक्कत होगी तो आपको 3 लाइफलाइन मिलती है, और साथ में सबसे बड़े लाइफलाइन आपके बगल में सर बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रताप सर जो है आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो जो है सर की हेल्प जब भी जरूरत होगी किसी भी प्रश्न में, तो आपको नहीं आता है तो सर बताएंगे। और उसके